जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आप सबको आवाज आ रही है? अगर किसी को आवाज नहीं आ रही, कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हैंड रेज योर हैंड। जरा देखिए। अच्छा जी, हमें तो इस वक्त शो हो रहा है कि आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है यहां से। आर यू लिस्टिंग मी? आपको बेटा आवाज ठीक आ रही है? चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अरहम, आपको आवाज आ रही है? अरहम, इज देयर एनी इशू? अरहम अवैस, आप आप बोलें। जी आप सर, आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है जी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। मुझे यहाँ ओके जी। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये भी आ रहा है ना उनके सामने? ठीक है जी। आपके सामने जो है वो लाइव वीडियो भी आ रहा होगा बेटा, और साथ में आपको ये स्क्रीन भी नजर आ रही होगी। ठीक है जी, तो आपने इसके ऊपर भी फोकस करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन आज दूंगा कि मैं जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इस कोर्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इस कोर्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, इस कोर्स के कौन कौन से हिस्से हैं, इसका पेपर कैसे आता है, पेपर के की प्रेपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है जी, ये सारा कुछ जो है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। मैं जो आपको कोर्स पढ़ा रहा हूं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। अच्छा जी, इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स के 4 हिस्से हैं। एक तो कोर्स का हिस्सा है थ्योरी, जो आज ही हम स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद है एक्सेल। पहले 2 चैप्टर आप कह सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड 3, ये थ्योरी के बारे में है। प्लस यहां पे मैं साथ लिख देता हूं थ्योरी एंड विंडोज। ये पहले 3 चैप्टर हैं इस बारे में, यानी एक कोर्स का ये हिस्सा है। एक्सेल, ये कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये टोटली प्रैक्टिकल पार्ट है। और उसके बाद ये असल में एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जो है डेटा प्रोसेसिंग जो है वो कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। फिर उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। इस सॉफ्टवेयर को सीखेंगे और फिर पावर पॉइंट को सीखेंगे। ठीक है जी। 5 चैप्टर हम इसके पढ़ेंगे, 3 चैप्टर ये हैं, 5 चैप्टर ये हैं, 4 चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं, 3 चैप्टर पावर पॉइंट के हैं। ठीक है जी, टोटल 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सॉरी 15 चैप्टर्स हैं। क्लियर है? अच्छा, चलें अब थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। ये तीनों चीजें कंप्लीटली प्रैक्टिकल हैं, और थोड़ा सा ये भी प्रैक्टिकल है। विंडोज का भी थोड़ा सा जो है, असल में ये विंडोज 7 इसलिए लिख दिया क्योंकि एक ही चैप्टर में, थ्योरी वाले चैप्टर में कुछ विंडोज का भी मौजूद है और कुछ जो है वो थ्योरी का स्पेसिफिकली जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये हमारा टोटल जो है वो कोर्स है। ठीक है, न्यू स्लाइड। अच्छा जी, अभी ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, अब ये तो हमारा है कोर्स। थ्योरी का भी कुछ कोर्स है और कुछ प्रैक्टिकल का भी है। थ्योरी का कोर्स तकरीबन पहले 2 वीक्स हम थ्योरी पढ़ते रहेंगे, 2 से 3 वीक्स, वो जो पहले 3 चैप्टर्स है ना, तो हम ये पढ़ते रहेंगे। लेकिन मैं आपको अभी से रेकमेंड करूंगा कि आफ्टर 3 वीक्स आपको फिर कंप्यूटर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। ठीक है जी,
तो कोशिश करें कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर कोई ना कोई अरेंज कर लें, ठीक है। लेक्चर तो आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, लेकिन आफ्टर 2 और 3 वीक्स जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कोर्स जो है 90% प्रैक्टिकल है, तो आपको जब तक वो प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे उस वक्त तक आपका जो है वो काम कंप्लीट नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल जो है वो साथ साथ जो है वो करना पड़ेगा। करेंगे तो फिर आसानी से सीख जाएंगे उसको। तो आपको ये भी थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आफ्टर 2 वीक्स यू नीड अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो थ्योरी का तकरीबन 10% और 90% इज प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है जी। 90% आपका जो काम है वो प्रैक्टिकल है। क्लियर है जी? अच्छा, अब थोड़ा सा देखना है कि पेपर आपका कैसा आएगा। पेपर जो है वो आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा और 50 ही क्वेश्चंस होंगे पेपर में, और 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। आपका पेपर भी कंप्यूटर पे ही होगा। 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। तकरीबन एक क्वेश्चन को करने के लिए 100 सेकंड्स आपको मिल जाएंगे। 1 मिनट और 45 सेकंड्स आपको मिल जाएंगे एक क्वेश्चन को करने के लिए। तकरीबन 100 के करीब सेकंड्स आपको एक क्वेश्चन को करने में लगेंगे। तो अगर तो आपने पढ़ा हुआ है, आपने समझा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो फिर तो आप कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर तो आप कोई भी जो क्वेश्चन है वो 15-20 सेकंड आध 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो जाहिर सी बात है फिर ये 90 मिनट्स भी बहुत कम हो जाएंगे आपके लिए। तो वैसे ये 90 मिनट्स इनफ है। वो स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी प्रेपरेशन होती है वो 90 की बजाय 60 मिनट्स में पेपर करके जो है फारिग हो जाते हैं। तो इनफ टाइम है आपके पास पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए होता है, ठीक है जी इसमें। अच्छा, थोड़ा सा अब डिवीजन जरा देख लेनी है कि आमतौर पर पेपर के अंदर क्वेश्चंस की डिवीजन क्या होती है। सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं एक्सेल में। अच्छा, ये एक थोड़ा सा इसमें कमी बेशी हो सकती है, यानी 2-3 मार्क्स जो है कम प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 20 यानी आपके कोर्स का 40% जो हिस्सा है वो आपका है एक्सेल। तो 20 मार्क्स के यानी आपके जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सेल में से आते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में तकरीबन आपको 7-8 मार्क्स, 8 मार्क्स चलो मैं यहाँ पे कर देता हूं। और तकरीबन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें तकरीबन 12, 13, 14, मतलब ये 2-3 कमी बेशी हो सकती है। हो सकता है इसमें से 19 आ जाए। तो ये तकरीबन 40 हो गए। और फिर थ्योरी और प्लस विंडोज 10 मार्क्स आप 10 क्वेश्चन आप कह लें इसमें से आ जाएंगे। और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब जिसको सही नहीं, जिसने एक्सेल में प्रेपरेशन की, तो वो फिर बाकी 30 में से भी कितने मार्क्स ले लेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सेल। ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, ऑल एरियाज आर इंपॉर्टेंट, सारे के सारे जो एरियाज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक्सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सेल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर है? मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा कोर्स के बारे में पता चल गया होगा। इस कोर्स को हमने जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है और इस कोर्स की प्रेपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए और कोर्स के कौन कौन से हिस्से हैं ये हमें पता चल गया होगा। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अहम बात अभी आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट फिर सिर्फ फोकस एक्सेल के ऊपर कर लेते हैं और उसको बिल्कुल इजी ले लेते हैं, ध्यान ही नहीं देते बाकी। जो कहते हैं मुझे तो एक्सेल बहुत आता है, मुझे मुश्किल वाली चीज बहुत आती है। तो कीप इन माइंड, एक और पॉइंट ज़हन में रखना है कि मुश्किल क्वेश्चन के मार्क्स, मुश्किल क्वेश्चन भी 1 नंबर का ही है, 1 मार्क। और आसान जो क्वेश्चन है उसके भी 1 नंबर ही है। और अगर मुश्किल क्वेश्चन गलत हो जाए तो तब भी यू विल लूज 1 मार्क।
और अगर आसान क्वेश्चन आप मिस कर देंगे तो वो भी यू विल लूज 1 मार्क, तब भी आप एक ही मार्क आपका जाया होगा। तो ये थोड़ा सा जहन में रखना है, चाहे क्वेश्चन आसान है चाहे मुश्किल है, 1 नंबर उसकी वैल्यू उतनी है। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अब एक हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि एक लाइन में, वन लाइनर आपको बता दूं कि इस कोर्स में, आईटी के कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 90% के करीब करीब हमेशा रिजल्ट रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो 8-10% फिर भी कुछ फेल हो जाते हैं, जो बिल्कुल एक मैं सच्ची बात कर रहा हूं। वो क्यों हो जाते हैं? बस होता यही है कि उनका प्रिपेयर करने का तरीका होता है, लाइनें याद करते हैं। लाइनें नहीं याद करनी इस कोर्स के अंदर, सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, माइंड डेवलपमेंट है। और स्पेशली आप लोग इंटरमीडिएट से आए हैं, इंटरमीडिएट तक स्टूडेंट्स का होता है। मैंने तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा मुश्किल था, 15 लाइनों पे था क्वेश्चन, तो लेकिन मैंने सारी के सारी 15 की 15 लाइनें आती हैं मुझे। लाइनें नहीं याद करनी, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है जी? तो अब जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ आपको आना पड़ेगा। अगर आपका माइंड, आपका कॉन्सेप्ट वो समझ आ गया है, डेवलप हो गया, फिर आपको उसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन टीचर दे दे, ठीक है जी, एग्जामिनर किसी भी किस्म का क्वेश्चन दे दे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है जी, आप उसके काबिल होंगे उसको सॉल्व करने के इंशाल्लाह। ठीक है जी? तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, पॉइंट समझना है। यहाँ पे आपको मैं 2 दफा लेक्चर के दौरान कोशिश किया करूंगा टाइम दूं, एक मिड ऑफ द लेक्चर और एक एंड ऑफ द लेक्चर पे मैं आपको टाइम दिया करूंगा, जिसमें आप जो है वो क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है? तो आज तो प्रोबेबली अभी अभी तो हमने कोर्स को टॉपिक तो कोई शुरू नहीं किया। एंड ऑफ द लेक्चर फिर मैं आपको टाइम दूंगा, अबाउट 5 मिनट्स जो है उसमें आपके क्वेश्चंस में लूंगा। अगर कोई बहुत ही अहम कोई बात है, बहुत अहम बात है, तो फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर भी। ठीक है जी? लेकिन ये बहुत अहम क्वेश्चन, कोई बड़ी अहम बात हो गई कोई, ठीक है जी, तब आप जो है वो हैंड रेज करते हैं। ठीक है? तो लेक्चर को अच्छी तरह से आपने पॉइंट को समझना है, जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है। आप जब भी बैठें पढ़ने के लिए, अभी क्लास में बैठें, साथ नोटबुक रखें। ठीक है जी? और जो जो अहम पॉइंट है, कोई नई बात पता चलती है और उसको आप नोट करते जाएं। बाज दफा मैं खुद आपको कहूंगा कि ये पॉइंट जरूर नोट कर लें, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा बहुत दफा मैं कहूं ही ना आपको कि भाई, लेकिन आपको जो भी नई बात पता चली है आप नोट करते जाए। हमेशा जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं टॉपिक का नाम लिखें, और जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता जा रहा है वो लिखते जाएं। ठीक है जी? कोई डेफिनेशन आ रही है उसको लिख लें। ठीक है? और एंड पे फिर क्वेश्चंस जो है वो आप लोग कर लिया करें। ठीक है? क्लियर है? चलो जी, अब अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अभी आज मैं आपको बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने आज आपको सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं। वन इज कंप्यूटर एंड सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, दुनिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कंप्यूटर। ठीक है जी? मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है, मैं बताता हूं अभी कि फर्क क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के अंदर, क्या फर्क है। तो सबसे पहले आज आज मैंने सिर्फ 2 टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं कि कंप्यूटर क्या है और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। ये जो आपका सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है, लेकिन इनको बड़े डिटेल से आज आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझना है व्हाट इज अ कंप्यूटर, क्योंकि हमारा जो कोर्स है मोस्टली ये कंप्यूटर्स के बारे में ही है। ठीक है जी? तो हम अभी देखते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी, पहले देखते हैं कंप्यूटर। आपके माइंड में बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट भी हमारे ऐसे होंगे कि जिन्होंने शायद 9th 10th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा होगा। बहुत सारी डेफिनेशन होंगी, मैं अपनी आपको एक डेफिनेशन बताता हूं जिससे बहुत आसानी से समझेंगे कंप्यूटर क्या है,
उसका असल में जो है वो अंडरलाइंग थ्योरी क्या है, फिलॉसफी क्या है, क्या उसका बुनियादी काम है। तो सबसे पहले ये समझना है, छोटी सी डेफिनेशन है, उसको मैं 3 पॉइंट्स से आपको समझाऊंगा। तो डेफिनेशन आप लिखेंगे कि कंप्यूटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर करता क्या है? डेटा प्रोसेसिंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, करता क्या है? डेटा प्रोसेसिंग करता है, और कैसे करता है? अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। ये डेफिनेशन जो मेरी डेफिनेशन है, इसको आपने याद रखना है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। पता चल गया कंप्यूटर है क्या? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और करता क्या है? डेटा को प्रोसेस करता है, और खुद से नहीं करता, अपनी मर्जी से नहीं करता। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर कहता है मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड, लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं करूंगा। जब भी आप मुझे कहेंगे, मैं उसके मुताबिक डेटा को प्रोसेस कर लूंगा। जैसे जब भी आप मुझे कहेंगे, जो भी आप मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे, मैं उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डेटा को प्रोसेस कर लूंगा। ठीक है जी। तो अच्छा, अब इससे हमें मैं 2 चीजें अब आपको इससे बताऊंगा, इसी डेफिनेशन से, कि कंप्यूटर 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर का तो पता चल गया ना, और मेन ऑब्जेक्टिव भी पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, वो मैंने इसी डेफिनेशन से ही आपको बताने हैं सारे। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, तो ये जिसको कहेंगे ना डिवाइस, कोई फिजिकल डिवाइस, हमेशा उसी को ही कहेंगे ना जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। तो कंप्यूटर के अंदर हर वो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड। कंप्यूटर के वो कंपोनेंट जिनको हम टच करके देख सकते हैं, दोज फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड, जिनको हम टच करके देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे ये क्या है? हार्डवेयर। लो जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे बोल रहे हैं ना, डिवाइस यानी जो फिजिकल कंपोनेंट है, वो असल में क्या है? वो है हार्डवेयर। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर क्या है? वो कंपोनेंट्स जिनको टच करके देख सकते हैं, वो तो हार्डवेयर हो गया। ठीक है। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या है? जिनको नहीं टच कर सकते, वो सॉफ्टवेयर है। आमतौर पर जब मैं स्टूडेंट्स से पूछता हूं ना, अच्छा जी हार्डवेयर क्या है? ये कंप्यूटर है। तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या जो कंपोनेंट है हमें नजर आ रहे हैं, जिनको टच करके देख रहे हैं, ये तो हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो कहते हैं सर जी, सर जो नजर नहीं ना आ रहा है इसमें कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर है। अब बंदा मतलब देखे ना, जो नजर नहीं आ रहा है तो उनको बताएं तो सही वो क्या है। फिर वाकई सही बात है कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, देन व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो फिर वो सॉफ्टवेयर है क्या? तो ये वो सॉफ्टवेयर है जी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर हमेशा दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है। ठीक है। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। वो इंस्ट्रक्शंस जिनके मुताबिक कंप्यूटर काम कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हार्डवेयर की भी डेफिनेशन लिख लेनी है। ठीक है जी। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड आर नोन एज हार्डवेयर।
कंप्यूटर के वो कंपोनेंट जिनको हम टच करके देख सकते हैं वो हार्डवेयर है। वो मॉनिटर भी हो सकता है, वो माउस भी हो सकता है, वो जो एलसीडी या एलईडी है, मॉनिटर, पहले मॉनिटर यूज होते थे, सीपीयू है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हार्डवेयर है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू विच हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर वर्क्स, set of instructions according to which hardware of computer works are known as software। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, एक इंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें एक इंस्ट्रक्शन नहीं होती, काफी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे एक्सेल सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं चार्ट्स बनाने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ डेटा का कलर और स्टाइल चेंज करने के लिए। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इवन थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है जी। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन जिनके मुताबिक कंप्यूटर काम कर रहा होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। जिन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कंप्यूटर काम कर रहा होता है उन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्लियर? लो जी, इसका मतलब है इस डेफिनेशन में से दो चीजों का तो हमें पता चल गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन से लेके चल रहे हैं आगे। जो डेफिनेशन में आपको तीन अहम पॉइंट्स बताए थे कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डेटा प्रोसेसिंग करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो सब हार्डवेयर है, और जिन इंस्ट्रक्शंस पर वो हार्डवेयर काम कर रहा है उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर करते क्या है? ये करते हैं जी डेटा प्रोसेसिंग। सो दिस इज द वर्क। ये जो डेटा प्रोसेसिंग है, ये कंप्यूटर का बुनियादी तौर पर काम है कि इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ने मिलकर असल में करना क्या है, इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या है, इस हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर क्या करेंगे? डेटा को प्रोसेस करेंगे। चलें अब थोड़ा सा जरा समझते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है। लो जी, कंप्यूटर का भी पता चल गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी पता चल गया। अब देखते हैं कि व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग। तो इसके लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि डेटा क्या है और डेटा को क्यों प्रोसेस किया जाता है, और फिर एक चीज हम समझेंगे, इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो पहले हम समझेंगे डेटा क्या है। डेटा प्रोसेसिंग समझने के लिए पहले हमें डेटा का पता होना चाहिए। आपको स्टैटिस्टिक्स के भी टीचर बताएंगे डेटा क्या है, सारा कुछ काम डेटा पे ही होगा। ठीक है जी, मेरा काम है कंप्यूटर के जरिए से डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है जी, आपको सर बताएंगे कि मैथमेटिकल प्रोसेसिंग या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कैसे जो है वो करना है डेटा के ऊपर। तो बहरहाल डेटा, डेटा इज एवरीवेयर। अच्छा जी, डेटा जो है, छोटी सी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स collected for a specific purpose। रॉ, रॉ मटेरियल नहीं होता, जैसे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स collected for a specific purpose are known as data। असल में ये वर्ड है डेटम, उसका ये प्लूरल है डेटम। डेटम का मतलब होता है वन फैक्ट। मैं कहता हूं जी मेरा नाम सुहेल तारिक है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरी पीएचडी रिसर्च चल रही है जी, ये मेरी क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर साइंस में। और मैं कहता हूं जी मेरा जो है वो, मुझे 20 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए सीए के स्टूडेंट्स को, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को। तो ये मैंने अपने बारे में काफी सारे फैक्ट्स बता दिए। एक फैक्ट बता दिया अपना नाम, दूसरा बता दिया अपनी क्वालिफिकेशन, तीसरा बता दिया अपने जॉब एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने बता दिया। तो 3 फैक्ट बता दिए। तो ये डेटा मैंने अपने बारे में, कुछ फैक्ट्स आपको मैंने बता दिए। एक फैक्ट अगर बताता कि ये मेरा नाम ये है,
इस प्लेयर ने मैच में इतने स्कोर किए, प्लेयर का स्कोर, ये एक फैक्ट है, एक फैक्ट, तो वो है डेटम। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, काफी सारे फैक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं तो उसे फिर हम, यानी प्लूरल है ये, वो इकट्ठे, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स collected for a specific purpose are known as data। ठीक है जी, या आर collectively known as, यानी बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको कलेक्टिवली कहेंगे ये डेटा है। स्टूडेंट्स का डेटा, ठीक है जी, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का डेटा। आप लोग यहां पे एडमिशन के लिए आए तो आपने इंफॉर्मेशन वगैरह ली, तो हमने आपको उसके बाद एडमिशन के लिए एक आपको फॉर्म दे दिया और आपको कहा इस फॉर्म पे अपने बारे में कुछ फैक्ट्स लिख दें, अपना नाम, फादर नेम, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, ठीक है जी, ये सारी चीजें आप इसके ऊपर लिख दें। आपने जो कुछ फॉर्म के ऊपर लिखा था, एक्चुअली दैट वाज डेटा। आपने अपने बारे में कुछ हकीकतें, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने उसके ऊपर लिख दिए, दैट वाज डेटा। फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जो कि हमने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किए। क्यों कलेक्ट किए? ताकि हमें ये पता हो, अच्छा ये स्टूडेंट है, ये फर्स्ट बैच के अंदर होंगे, हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। तो ये हमने रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मकसद के लिए। वो मकसद यही है कि ताकि हम उसमें से डेटा लेकर आपकी एक लिस्ट बनाएं और फिर वो टीचर्स को दे दें कि ये स्टूडेंट्स हैं जी, ये इस बैच में क्लास लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बल्कि हमने वही आई कैप को भी आपका भेजने हैं ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है जी। वही हमने मतलब नेक्स्ट जब आपका रिजल्ट आएगा, कौन कौन प्रमोट हुए, ये स्टूडेंट थे जी टोटल जो जिन्होंने पेपर दिया, उनमें से ये जो है ये पास हो गए, ये आगे अब अगले मॉड्यूल में प्रमोट हो गए। तो मतलब ये डेटा हम मुख्तलिफ कामों के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में टीचर्स क्या करते, टीचर्स पेपर ले रहे हैं, पेपर लेने, जितने भी पेपर लिए उसके बाद कॉलेज जो मैनेजमेंट होती है वो कहते हैं जी अब आप रिजल्ट सबमिट करवाएं, तो डेटा दें, आप हमें रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दें। हर टीचर जो जो मार्क्स उसने स्टूडेंट के दिए होते हैं पेपर में, वो उसकी लिस्ट बना के दे देता है, वो उनके लिए डेटा है। स्टूडेंट ने तो अपने, टीचर ने तो अपने अपने सब्जेक्ट का डेटा देना है, लेकिन अब जब रिजल्ट देना है यूनिवर्सिटी ने, वो तो कलेक्टिव रिजल्ट देना है, यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने, वो कलेक्टिव रिजल्ट देना है कि भाई इस स्टूडेंट के इसमें इतने मार्क्स हैं, इसमें इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं, और ये सीजीपीए, ये इसकी परसेंटेज बनी है, ये। तो वो फिर डेटा को क्या किया उसने, प्रोसेस किया। अब हम अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं। डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो किसी खास मकसद के लिए कलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन डेटा इज नॉट ऑलवेज यूजफुल एंड मीनिंगफुल। मतलब अगर मैं यहाँ पे मैम को कहता हूं कि मुझे स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए फाइल बना के दें स्टूडेंट की, तो मैम के पास डेटा मौजूद है, कैसे मौजूद है, जो आप लोगों ने फॉर्म्स जमा करवाए। अब वहां से डेटा लेकर एक नई लिस्ट बनाएंगे और बनाने के बाद वो मुझे दे देंगे कि ये जी हमारा जो फर्स्ट अभी बैच शुरू हो रहा है, आज जो शुरू हो रहा है, ये उन स्टूडेंट्स की लिस्ट है। तो ये जो है ये एक डेटा को उन्होंने क्या किया, प्रोसेस किया और मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो लिस्ट बना के दे दी। अगर वो मुझे सारे के सारे फॉर्म्स ही दे देती कि ये फॉर्म्स हैं जी, ये यही स्टूडेंट्स हैं, इनकी अटेंडेंस लगनी है, ठीक है जी, तो ये फिर मेरे लिए शायद वो फॉर्म का डेटा यूजफुल ना होता। तो बस अपने ज़हन में रखना है कि डेटा इज नॉट ऑलवेज यूजफुल एंड मीनिंगफुल। यूजुअली ऐसा होता है कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं ना, हमें वो डेटा बिल्कुल इसी तरह नहीं चाहिए होता, हमें उसको जरा कुछ कभी कभी फॉर्मेट चेंज करना होता है, कभी उस पर कोई कैलकुलेशन करनी होती है, कभी उसको क्लासिफाई करना होता है। तो डेटा पे हम मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन करते हैं ताकि वो डेटा और यूजफुल बन जाए। तो वो जो यूजफुल डेटा होगा ना, वो प्रोसेस्ड डेटा जो होगा उसे कहेंगे इंफॉर्मेशन। लो जी, उसे क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन, डेटा। अब बात समझ रही है, जरा देखें, डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, और यूजुअली डेटा जो हम
कलेक्ट कर लेते हैं वो एज इट इज ही यूज नहीं होता, ठीक है जी। उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं, प्रोसेस करके फिर क्या बनता है, जो यूजफुल चीज बनती है, डेटा को प्रोसेस भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाए। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि मुख्तलिफ टीचर्स का डेटा लिया यूनिवर्सिटी ने और डेटा को लेकर हर स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड बना दिया। जो रिजल्ट कार्ड था वो इंफॉर्मेशन थी, वो थी रिक्वायर हर स्टूडेंट को, ठीक है जी। या रिजल्ट लिस्ट होती है या जो भी है वो चाहिए थी असल में तो स्टूडेंट्स को। लेकिन उसके लिए क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट से पहले डेटा कलेक्ट किया। डेटा क्या था, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, वो कलेक्ट किए और उससे फिर क्या हो गया, इंफॉर्मेशन जो है वो बन गई, ठीक है जी। समझ आ रहा है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स वो प्रॉबेबली हो सकता है कि उतने यूजफुल ना हो, जो हमें रिक्वायर है वो वैसा ना हो, मतलब जो डेटा होता है वो मे भी हो सकता है कि यूजफुल ना हो, तो फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, सो दैट इट बिकम यूजफुल, ताकि वो और यूजफुल हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम डेटा प्रोसेसिंग क्या क्या किस्म के ऑपरेशन करते हैं ताकि डेटा किस में बदल जाए, इंफॉर्मेशन में। तो इंफॉर्मेशन क्या है, बस इतना ज़हन में रखना है, प्रोसेस्ड डेटा। डेटा को यूजफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। अच्छा, लेकिन ये ज्यादा बात, इस पे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया लेकिन ज्यादा डिटेल से नहीं बताया कि डेटा पे किस किस्म का प्रोसेस हम करते हैं। कभी कभी हम डेटा पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक डेली वेजेस पे एम्प्लॉय एक काम कर रहा है किसी मतलब इदारे में, तो उसको मंथ के एंड के ऊपर सैलरी मिलती है। तो वो कहता है जी मैंने जी इस महीने में वो 111 घंटे काम किया, तो मुझे मेरी सैलरी दे दें। तो मिसाल के तौर पर उसको 700 रुपए के हिसाब से या जितना भी जो भी रेट है वो उसके मुताबिक उसको सैलरी देते हैं। तो वो डेटा बता देता है कि जी इतने घंटे मैंने काम किया, ये मैंने इसमें जो 111 घंटे काम किया, जो 11 घंटे थे वो ओवर टाइम थे और 100 आवर्स मेरा नॉर्मल था काम, वो मैंने नॉर्मल किया, 11 घंटे मैंने एक्स्ट्रा काम किया। तो मुझे आप जो है वो मुझे मेरी सैलरी दे दें। असल उसे गर्ज है सैलरी से, वो बल्कि कहता पहले मुझे बता दें जी मेरी सैलरी कितनी है, अकाउंटेंट को जाके कहता है। अकाउंटेंट सारी कैलकुलेशन करता है, कहता अच्छा जी ठीक है जी, हाँ 100 आवर्स तो आपने नॉर्मल जो आपका काम था जो डेजिग्नेटेड था तो वो इतने रुपए के हिसाब से, और जो आपने ओवर टाइम किया है वो उसके थोड़े से ज्यादा आपको पैसे दिए जा रहे हैं, वो इस रेट से कैलकुलेट करके बता देता जी आपको इतने 1000 रुपए सैलरी मिलेगी। तो वो जो कैलकुलेशन की है वो क्या थी, डेटा प्रोसेसिंग। और डेटा प्रोसेसिंग करके जो उसको बताया कि तुम्हारी 50,000, 70,000, 40,000 जो भी है, इतने 1000 रुपया तुम्हारी सैलरी बन रही है, वो क्या थी, इंफॉर्मेशन। यहां पे डेटा क्या था, इतने आवर्स मैंने काम किया, वो डेटा था। तो डेटा के ऊपर कैलकुलेशन की तो वो क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। तो ये कैलकुलेशन करना भी क्या है, डेटा प्रोसेसिंग। कभी कभी डेटा को हम सिर्फ क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उसको ग्रो बंदी कर देते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर मतलब हम यहाँ पे हमारे बैक वक्त कई सेक्शन चल रहे होते हैं, तो वो हमारी मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि जी इस तरह करें, ये जो फॉर्म्स आए हैं इस तारीख तक जो फॉर्म्स आए हैं इसका एक सेक्शन बना लिया जाए। अब वो सारा डेटा है लेकिन हमने दो सेक्शंस, मिसाल के तौर पर हम दो सेक्शंस चला रहे हैं, तो अब वो डिसाइड करते हैं, कहते हैं नहीं इसका एक सेक्शन, ये सारों का एक सेक्शन ना बनाएं, अभी जो इस तारीख तक जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं उनका एक सेक्शन बना लेते हैं, उनको एक सेक्शन के अंदर उनकी एक अलहदा लिस्ट बना लें, और जो इस तारीख से इस तारीख तक आएंगे उनकी एक अलहदा लिस्ट बना लें। तो ये क्या हो गया, हमने जो डेटा हमारे पास फॉर्म्स का आ रहा था उससे हमने दो नई लिस्टें क्रिएट की, सेक्शन 1 के लिए भी और सेक्शन 2 के लिए भी। यहां भी हमने डेटा प्रोसेसिंग की, और लेकिन यहां पे जो डेटा प्रोसेसिंग की वो क्या थी, क्लासिफिकेशन। यानी डेटा को हमने क्या किया, अब कैलकुलेशन नहीं की डेटा के ऊपर बल्कि डेटा को क्लासिफाई किया। तो डेटा को क्लासिफाई करना भी डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना भी डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है जी।
इसके बाद डेटा का कंपैरिजन करना, ये भी डेटा प्रोसेसिंग है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, एक बिजनेस कंपनी है, वो ये आजकल ये जो वबा फैली हुई है कोविड-19, ये जो भी कोरोना, तो मिसाल के तौर पर वो अपना एनालिसिस करना चाहते हैं कि जी हमारा जो है यकम फरवरी तक तो हमारा जो बिजनेस रेवेन्यू था, मतलब कितना हमारी सेल थी, कितना रेवेन्यू था, वो इतना था, और अब हमने यकम जुलाई को भी चेक करना है वो कितना है। तो ये उनके पास डेटा तो मौजूद है सारा, लेकिन वो अब कंपैरिजन सारा करना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट हमारी सेल डाउन हुई, कितने परसेंट परचेजेस हमारी कम हुई या ज्यादा हुई, जो भी है, ठीक है जी, और कितना हमारा जो है वो रेवेन्यू कम हुआ इसमें, और किस महीने में हमारा ज्यादा कम हुआ। तो ये सारा वो फिर कंपैरिजन करके देखेंगे कि भाई यहाँ यहाँ ये इफेक्ट जो है वो रहा। तो असल में उन्हें एक रिपोर्ट चाहिए थी इस तरह की, तो इसके लिए क्या करेंगे, वो डेटा का कंपैरिजन करेंगे, डेटा के ऊपर अब भी प्रोसेस करेंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस ना तो कैलकुलेशन है ना तो क्लासिफाई करना है, बल्कि यहाँ पे क्या करना है, डेटा को कंपेयर करना है। कभी कभी हम डेटा को समराइज करते हैं। हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, जैसे मैं कहता हूं जी मेरे पास, मैं स्टूडेंट्स की मिसाल है, आमतौर पर अभी तो इतना वो, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पे ही हमारे पास सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए स्पेशली हम आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगाते क्लास में स्टूडेंट्स की, क्योंकि सारा हमारे पास रिकॉर्ड होता है, वो पूरा वीडियो बन रहा होता है, इस वक्त कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन है, वो हमें सारा कुछ पता चल रहा है, तो हमें अटेंडेंस लगाने की इतना जरूरत नहीं रहती। लेकिन नॉर्मली हम क्लास के अंदर टीचर्स जो है वो अटेंडेंस लगा रहे होते हैं स्टूडेंट्स की। एट द एंड ऑफ द मंथ हमें कॉलेज मैनेजमेंट हमें वो कहती है कि जी आप हमें बताएं कि स्टूडेंट्स की जो है वो मिसाल के तौर पर एवरेज पार्टिसिपेशन क्या रही। तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द कोर्स और एंड ऑफ द मंथ टीचर्स फिर क्या करते हैं, डेटा उनके पास मौजूद है, हमने सिर्फ इतना बताना है कि ये स्टूडेंट्स की एवरेज रही, कि भी मेरी क्लास में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो तकरीबन 81% तक रही। किसी दिन हो सकता है वो 79% स्टूडेंट आए हों, किसी दिन हो सकता है 95% आए हों, और किसी दिन 60% आए हों, लेकिन ओवरऑल मैं उसकी एवरेज वगैरह कैलकुलेट करके एक समरी बना के दे देता हूं कि एक मैं क्लास ये पढ़ाता हूं और इसके अंदर 49 स्टूडेंट हैं, और इनकी परसेंटेज जो रही, अटेंडेंस परसेंटेज जो रही वो 81% रही। दूसरी क्लास में ये पढ़ाता हूं और इसके अंदर जो है वो 63 स्टूडेंट्स हैं और इनकी अटेंडेंस परसेंटेज इतनी रही। दिस इज समरी, ये समरी है। तो समरी बनाने के लिए मुझे डेटा पे कोई ना कोई एवरेज वगैरह, वो जो मैं अभी बोल रहा हूं, मुझे एवरेज लगाना पड़ेगी, इस तरह के काम करने पड़ेंगे, लेकिन बुनियादी मकसद मेरा क्या है, यहाँ पे डेटा को समराइज करना। तो कभी कभी डेटा को समराइज कर रहे हैं, डेटा को समराइज कर रहे हैं, ये भी डेटा प्रोसेसिंग है। डेटा के ऊपर कंपैरिजन कर रहे हैं, ये भी डेटा प्रोसेसिंग है। क्लासिफाई कर रहे हैं, ये भी डेटा प्रोसेसिंग है। कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये भी डेटा प्रोसेसिंग है। लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका यही है कि डेटा प्रोसेस होके क्या बन जाए, इंफॉर्मेशन बन जाए। ठीक है जी, बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो डेटा प्रोसेसिंग का है वो यही है कि डेटा शुड बिकम यूजफुल, डेटा यूजफुल होना चाहिए, डेटा जो है यूजफुल बन जाए। हमारा बुनियादी मकसद यही है डेटा को प्रोसेस करने का। ठीक है जी, सो दैट डेटा बिकम यूजफुल एंड मीनिंगफुल। एग्जांपल्स मैंने काफी सारी आपको दे दी। तो हम कह सकते हैं टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन डेटा टू मेक इट मीनिंगफुल इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है जी, कोई भी डेटा के ऊपर हम अमल कर रहे हो, वो चाहे कैलकुलेशन हो, चाहे वो कंपैरिजन हो, चाहे वो समराइज करना हो, चाहे वो क्लासिफाई करना हो, और इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन हो सकते हैं। कोई भी डेटा पे ऑपरेशन कर रहे हैं जिसका बुनियादी मकसद क्या है कि डेटा यूजफुल हो जाए, मीनिंगफुल हो जाए, तो इस अमल को क्या कहेंगे, ऑपरेशन को क्या कहेंगे, डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है जी, क्लियर है? लो जी, अब चार चीजें पता चल गई, कंप्यूटर का भी पता चल गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी पता चल गया, और डेटा प्रोसेसिंग का भी पता चल गया। और डेटा प्रोसेसिंग के साथ जो अटैच दो कॉन्सेप्ट हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन, ये भी मेरा ख्याल है पता चल गया होगा।
आपको क्वेश्चंस का भी मैं टाइम दूंगा, लेकिन बस मैं एक टॉपिक अभी और कवर करना चाह रहा हूं आज के लेक्चर में। कल से फिर बुक्स से शुरू करेंगे। ये जो पहला लेक्चर इसलिए बहुत अहम है कि अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि जिस चीज को स्टडी करने वाले हैं, हम कंप्यूटर को स्टडी करने वाले हैं, उसकी अंडरलाइंग फिलॉसफी क्या है, वो असल में क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, याद रखना है मेन ऑब्जेक्टिव है डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है जी, सारा काम डेटा प्रोसेसिंग ही करनी है। एक्सेल में भी डेटा प्रोसेसिंग ही करनी है, वर्ड में भी डेटा प्रोसेसिंग ही करनी है, पावर पॉइंट में भी डेटा प्रोसेसिंग करनी है। यानी इसका मतलब पूरा कोर्स किस पे है? डेटा प्रोसेसिंग। चलें अब देखते हैं हमारा जो कोर्स का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? अच्छा जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अच्छा ये वैसे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते। क्लियर एक विजन एक माइंड में नहीं होता कि असल में ये क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको बड़े आसान आसान वर्ड्स में समझाता हूं। मैं आपको ये कहूंगा कि हर वो टेक्नोलॉजी, एनी टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, हर वो टेक्नोलॉजी जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल दे। अच्छा यहां पे मैं लिख रहा हूं एंड और, दो बातें लिखी हैं। हर वो टेक्नोलॉजी जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल दे और साथ साथ में डेटा उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी कर दे, यानी दो काम करे, डेटा को इंफॉर्मेशन में भी बदले एंड कम्युनिकेट भी करे। अच्छा लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ डेटा को इंफॉर्मेशन में वो बदलने के लिए टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही बोलेंगे। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका काम है डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ही नहीं है, उनका काम है सिर्फ कम्युनिकेट करना, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही आएंगी। और ये और का वर्ड इसीलिए लिखा है, यानी एनी टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, और अगर साथ में वो कम्युनिकेट भी कर रही हो तो वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और का वर्ड भी अब और से देखते हैं कि या तो वो टेक्नोलॉजी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे या फिर कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करे, उसे क्या कहेंगे हम? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां तीन बातें सामने आती हैं। एनी टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, पहली बात तो समझ आ गई कि जो डेटा को, जो भी टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर हो उसे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे, वो मोबाइल फोन हो हमारे अगर डेटा को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है जी, तो वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और अगर वो सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे घर के अंदर वो राउटर लगा हुआ है, वो जो नया टेल का या पीटीसीएल का और वट एवर इट इज, तो वो भी क्या है? असल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहा है वो डिवाइस जो है। और कोई ऐसी चीज भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में भी बदल रहा हो, जैसे हमारा मोबाइल फोन है, डेटा को इंफॉर्मेशन में भी बदल रहा है और साथ में कम्युनिकेट भी कर रहा है, मैसेज कर रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दोनों काम भी कर रहा है। तो अगर कोई उससे ऐसी टेक्नोलॉजी जो ये दोनों काम भी कर रही है, उसे भी कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म, इसमें कंप्यूटर भी आ जाएगा, मोबाइल फोन भी आ जाएगा, राउटर्स भी आ जाएंगे, इंटरनेट भी आ जाएगा, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज। वाईफाई टेक्नोलॉजी कहता है जी, वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी भी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी हो जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए यूज हो, हर उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
लास्ट पॉइंट जहन में रखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म और कंप्यूटर एक नैरो टर्म है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो कंप्यूटर भी आ जाएगा, मोबाइल फोन्स भी आ जाएंगे, मुख्तलिफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भी आ जाएंगी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी आ जाएंगी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है कि नहीं? नेटवर्क केबल्स भी आ जाएंगी, ठीक है जी, फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी आ जाएंगी, ये सारी इस टाइप की सारी जो टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। ठीक है जी, या डेटा को ट्रांसफर, डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होती हैं, वो सारी आ जाएंगी। क्लियर है? लेकिन कंप्यूटर आप कह सकते हैं, वो कंप्यूटर भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अम्ब्रेला के अंदर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बट देयर आर मेनी अदर टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी, चलो जी, अभी फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं। लास्ट 5 मिनट में आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, हैंड रेज करें, आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोर्स के हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं, यू कैन रेज योर हैंड एंड देन आई विल गिव यू द चांस टू स्पीक। आपको फिर मैं जो है आपका माइक ऑन कर दूंगा, तो देन यू कैन टॉक टू मी। जी जी, अब्दुल रहमान अदनान जी। जी बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर जी जो एक्सेल हम यूज करेंगे जी वो जी, कौन से ईयर का मतलब करेंगे यूज? 2016 बेटा, एक्सेल 2016। अब आपका मतलब अपने लैपटॉप में आप लोगों ने ऑफिस 2016 इंस्टॉल करवा लेना है। उसमें आपका एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट तीनों इंस्टॉल हो जाएंगे, और साथ में एक दो और भी हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी हो जाएगा और भी। तो और विंडो आपके कंप्यूटर में विंडो 10 होनी चाहिए। अगर आपके वो विंडो 7 वगैरह है तो वो चेंज कर लें, मतलब वो री इंस्टॉल कर लें या करवा लें। ठीक है जी, तो वो आपके विंडो 10 के हिसाब से आपका पेपर होना है। और ऑफिस 2016, ठीक है जी, जो आपने पूछा कि एक्सेल सर कौन सा होना चाहिए, तो वो एक्सेल जो है वो होना चाहिए 2016। ठीक है बेटा जी। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर पर्सन वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन पूछें, अभी हैं 5 मिनट हैं हमारे पास। आज के लेक्चर में जो भी कोई बात पूछना चाहते हैं, कंप्यूटर मेजर जो टॉपिक हमने आज पढ़े, जो बेस है हमारी इस पूरे कोर्स की, जो हमारे कोर्स का नाम है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम स्पेसिफिकली ज्यादा जो हमारा जो फोकस होगा वो कंप्यूटर के ऊपर होगा। जी तवस्सुल, जी तवस्सुल, आपका क्या क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो क्वेश्चन आएंगे ये जो चैप्टर्स के आखिर पे एमसीक्यूज दिए हैं एक्सरसाइज जी में, जी तो जी जी, नहीं जरूरी नहीं है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि ये वही हो। वैसे हर चैप्टर के आखिर पे तकरीबन 10 से 20, किसी में 23, 24, 25 तक भी क्वेश्चंस हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वही आए, उन जैसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि जी बस आप वो प्रिपेयर कर लें और बस फिर आपका पेपर उसी में से आएगा, ऐसा नहीं। ठीक है जी, वो आपकी प्रेपरेशन के लिए है। और हम आपके तकरीबन वक्तन फवक्तन हम आपका जो है वो टेस्ट लेते रहेंगे, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पता चलेंगे, तो अंदर से आपकी एक प्रेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, आएंगे, अंदर से आएंगे सर। नहीं उसमें से जरूरी तो नहीं है बेटा, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना प्रिपेयर, तो फिर जो भी क्वेश्चन आ जाए इंशाल्लाह आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है यस सर। जी बेटा, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। Wi-Fi technology can communicate information as well as it is also information technology. Can you please explain it कि Wi-Fi technology किस तरह से information technology में हाँ जी, है? वाई देखें बेटा, मैंने देखें यहाँ पे लिखा
ये जो आपको बताया, और का वर्ड इसलिए लिखा कि कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो डेटा को इंफॉर्मेशन में तो बदलती नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेट तो कर रही है ना। वाईफाई टेक्नोलॉजी जो है वो किस लिए है? कोई भी जो वाईफाई मॉड्यूल, कहते हैं जी मेरे मोबाइल में वाईफाई मॉड्यूल है, इसकी मदद से हम वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी इक्विपमेंट है जो कि वाईफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा, उसे हम कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और ये किस लिए टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। इसका बुनियादी मकसद है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। ठीक है जी। जी। और सर आपने कहा कि डाटा इज नॉट ऑलवेज मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल, मतलब जी। हम ये कह सकते हैं कि डाटा मीनिंगफुल हेल्पफुल हो भी सकता है और नहीं हाँ, भी हो हो भी सकता सकता है, हो भी सकता है। कभी कभी ये होता है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया ना, वो कहते हैं ये बहुत बड़ा फायदेमंद डाटा, ये तो एज इट इज ही यूज हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये बात श्योर है कि ऐसा बहुत कम होता है कि जो डाटा जैसे आप कलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए वो यूजफुल हो जाए, ऐसा यूजुअली नहीं होता। कुछ ना कुछ उसको तो सर प्रोसेस अगर हमें करना पड़ता है। जी जी जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डाटा को ऑलवेज प्रोसेस करना ही पड़ता करना है पड़ता है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। बल्कि अभी मैं जानबूझ के ये बात नहीं मैंने डिस्कस की थी, लेकिन आपने क्योंकि क्वेश्चन किया तो मैं अब आपको बता दूं कि डेटा बिजनेस कंपनीज में क्या होता है, डेटा कलेक्ट किया, उसको एक दफा प्रोसेस किया, वो इंफॉर्मेशन बन गई। और कुछ मैनेजर्स कहते हैं नहीं नहीं मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन सूटेबल नहीं है, फिर उसके लिए और प्रोसेस किया जाता है, तो फिर और यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। हो सकता है वो जो चीज मेरे लिए यूजफुल हो, वो मुझसे हायर लेवल जो मैनेजर है उसके लिए हो सकता है वो इतनी यूजफुल ना हो, तो फिर उसको अगेन प्रोसेस किया जाता है। तो डेटा कैन बी अगेन प्रोसेस अगेन एंड अगेन टू मेक इट मोर यूजफुल। ठीक है जी, ऐसा होता जी सर, थैंक यू सर। है। ओके। और कोई क्वेश्चन बेटा, कोई आप लोगों में से पूछना चाहता हो? जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी आमना, आप क्वेश्चन बेटा पूछें। सर हमारे ऑनलाइन सेशन में जो टेस्ट है वो कैसे होगा? वो कैसे ऑनलाइन होगा? में? हम आप लोगों को एक लिंक दिया करेंगे। जब टेस्ट आपका होना है आपको एक लिंक दिया करेंगे और आपको टाइम बता दिया करेंगे कि ये लिंक है। आपने करना क्या है कि आप लोगों के पास वो जीमेल का अकाउंट तो सबके पास ही होगा। सर जीमेल का अकाउंट तो होगा ना, ईमेल अकाउंट जैसे होता है, यस यस वो सर। तो सबके पास ही होता है। सबको कहेंगे अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर लें। ठीक है जी, लॉगिन हो जाएं उसमें, और फिर हम आपको एक लिंक देंगे और आपको कहेंगे कि भाई 12:30 बजे ये लिंक आपने ओपन करना है। उस वक्त आपको जैसे ही 12:30 बजे के बाद आप लिंक को ओपन करेंगे, आपको पेपर नजर आना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन नजर आना शुरू हो जाएंगे। वहां पे आपने अपना नाम और अपना जो भी रोल नंबर वगैरह लिखना है, और आपने पेपर को, वो एमसीक्यूज होंगे सारे, आपका फाइनल पेपर भी एमसीक्यूज ही होंगे। तो तो एमसीक्यूज, सर वो उसका रिजल्ट भी ऑनलाइन फॉर्म में उसी टाइम आ जाएगा? रिजल्ट भी उसी वक्त आ जाएगा, आपको उसी वक्त रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, आपके 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, जितने भी हैं आपने उनको अपना टिक करना है, ओके करना है, साथ ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। थैंक यू अभी सो मच सर। जी, ओके जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लर्निंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज।